नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 46 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हिंदी के लिए यह अवश्य ही गौरव का विषय है कि उसे भारतीय संविधान ने अखिल भारतीय भाषा का स्थान दिया है। इससे हिंदी भाषियों और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का दायित्व बहुत बढ़ गया है। संविधान में हिंदी को यह ऊंचा स्थान दिए जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने और बोलने वालों की संख्या भारत की दूसरी भाषाओं के जानने वालों से कहीं अधिक है। उन भाषाओं का भी अपना गौरवपूर्ण साहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर गर्व करते हैं। इसलिए सभी ने हिंदी को जब वह स्थान दिया है तो यह समझ कर नहीं कि उनकी अपनी भाषा किसी बात में कम है, पर यह समझकर कि राष्ट्रीय काम के लिए हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलभ होगा। हिंदी को अखिल भारतीय कामों के लिए प्रधानता देते हुए प्रादेशिक भाषाओं को यहाँ के कामों के लिए प्रधानता दी गई है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जहाँ हिंदी का प्रचार हो वहाँ प्रादेशिक कामों के लिए स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए और वे अपने सीमित क्षेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें। शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में तो हिंदी का वही स्थान हो जो किसी भी प्रादेशिक भाषा का उसके अपने राज्य में, पर अन्य भाषा भाषी राज्यों में सीमित काम और अखिल भारतीय क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिंदी द्वारा किए जाएंगे। पैरा। हिंदी भाषियों का प्रयत्न यह होना चाहिए कि अहिंदी भाषियों ने जिस सद्भावना से हिंदी को राष्ट्रीय कामों के लिए स्थान दिया है, उसी सद्भावना के साथ वे हिंदी के प्रचार में तत्पर हों। हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भाषा से होड़ नहीं है। सच पूछिए तो हिंदी भाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का पोषक और समर्थक होना चाहिए, जिस प्रकार अहिंदी भाषी हिंदी के पोषक और समर्थक होना चाहते हैं। हिंदी भाषियों के व्यवहार और आचरण से यदि कहीं भूल से भी यह आभासित हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाषाओं से अधिक समृद्ध, अधिक परिपुष्ट साहित्य वाली या प्राचीन
तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली भाषा है और इसलिए इसको अधिकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कामों के लिए यह राष्ट्रभाषा मानी जाए, तो इसका फल यह होगा कि अन्य भाषा भाषी हिंदी के प्रति ईर्ष्या करने लगेंगे और जो संविधान चाहता है वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे देने का निश्चय किया है। दूसरे शब्दों में हमें हिंदी का प्रचार नम्रतापूर्वक करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस दिशा में नागरी प्रचारणी सभा का दृष्टिकोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने सदा ही अन्य भारतीय भाषाओं का समुचित आदर किया। यह सभा की परंपराओं के अनुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रकाशन योजना बनाई गई है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हिंदी के लिए यह अवश्य ही गौरव का विषय है कि उसे भारतीय संविधान ने अखिल भारतीय भाषा का स्थान दिया है। इससे हिंदी भाषियों और हिंदी से संबंध रखने वाली सभी संस्थाओं का दायित्व बहुत बढ़ गया है। संविधान में हिंदी को यह ऊंचा स्थान दिए जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने और बोलने वालों की संख्या भारत की दूसरी भाषाओं के जानने वालों से कहीं अधिक है। उन भाषाओं का भी अपना गौरवपूर्ण साहित्य है और उनके बोलने वाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उन पर गर्व करते हैं। इसलिए सभी ने हिंदी को जब वह स्थान दिया है तो यह समझकर नहीं कि उनकी अपनी भाषा किसी बात में कम है, पर यह समझकर कि राष्ट्रीय काम के लिए हिंदी का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलभ होगा। हिंदी को अखिल भारतीय कामों के लिए प्रधानता देते हुए प्रादेशिक भाषाओं को यहाँ के कामों के लिए प्रधानता दी गई है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जहाँ हिंदी का प्रचार हो वहाँ प्रादेशिक कामों के लिए स्थानीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए और वे अपने सीमित क्षेत्र में अपना काम सुचारू रूप से करें। शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में तो हिंदी का वही स्थान हो जो किसी भी प्रादेशिक भाषा का उसके अपने राज्य में, पर अन्य भाषा भाषी राज्यों में सीमित काम और अखिल भारतीय क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिंदी द्वारा किए जाएंगे। पैरा। हिंदी भाषियों का प्रयत्न यह होना चाहिए कि अहिंदी भाषियों ने जिस सद्भावना से हिंदी को राष्ट्रीय कामों के लिए स्थान दिया है उसी सद्भावना के साथ वे हिंदी के प्रचार में तत्पर हों। हिंदी को किसी भी प्रादेशिक भाषा से होड़ नहीं है। सच पूछिए तो हिंदी भाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं का पोषक
और समर्थक होना चाहिए, जिस प्रकार अहिंदी भाषी हिंदी के पोषक और समर्थक होना चाहते हैं। हिंदी भाषियों के व्यवहार और आचरण से यदि कहीं भूल से भी यह आभासित हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाषाओं से अधिक समृद्ध, अधिक परिपुष्ट साहित्य वाली या प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली भाषा है और इसलिए इसको अधिकार है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कामों के लिए यह राष्ट्रभाषा मानी जाए, तो इसका फल यह होगा कि अन्य भाषा भाषी हिंदी के प्रति ईर्ष्या करने लगेंगे और जो संविधान चाहता है वह काम पूरा नहीं हो सकेगा और हिंदी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे देने का निश्चय किया है। दूसरे शब्दों में हमें हिंदी का प्रचार नम्रतापूर्वक करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि इस दिशा में नागरी प्रचारणी सभा का दृष्टिकोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने सदा ही अन्य भारतीय भाषाओं का समुचित आदर किया। यह सभा की परंपराओं के अनुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रकाशन योजना बनाई गई है। स्टॉप।